हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 4 के पार्ट 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस दिए हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, तो वो सारे ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो सारे ही एसएस थे, एसए 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550 और दो केस स्टडीज थे, वो सारे ही वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, क्योंकि अगर वो सारे ही वीडियोस देख लिए या फिर ये पूरा ही चैप्टर अगर आपने इन डिटेल पढ़ लिया है, समझ लिया है, तभी ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में जाएंगे, समझ में आएंगे। राइट, तो चलिए अब समझते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 जो दिया है पेज नंबर 4.22 पर, वो समझते हैं। ऑन perusal of financial statements of a company, auditor of a company finds that notes to accounts containing aging of trade payables in accordance with requirements of schedule 3 of the Companies Act 2030। यहाँ पर जो ऑडिटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जो एजिंग ऑफ ट्रेड पेएबल्स है, वो देख रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि अब शेड्यूल 3 के हिसाब से ट्रेड पेएबल्स का एजिंग दिखाना कंपलसरी है। ये इन डिटेल हम चैप्टर 5 के साथ समझने वाले हैं। The accountants of a company is responsible for ensuring proper aging of trade payables included in notes to accounts। अकाउंटेंट का काम है कि वो ट्रेड पेएबल का एजिंग बराबर है और बराबर से डिस्क्लोज करें इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। The auditor wants to verify whether aging of trade payables made in financial statements proper or not. Identify what he is trying to do। ऑडिटर को देखना है कि वो एजिंग बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ऑडिटर क्या करना चाहता है? तो यहाँ पर ऑडिटर कर रहा है रीपरफॉर्मेंस। जो ऑलरेडी एंटिटी ने अपने इंटरनल कंट्रोल, अपनी इंटरनल प्रोसेसेस के हिसाब से कुछ काम कर लिया है, उसको ऑडिटर फिर से परफॉर्म करेगा, तो उसे रीपरफॉर्मेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स का एजिंग बनाया जाएगा, उसे रीपरफॉर्मेंस प्रोसीजर कहा जाएगा। राइट, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपको लास्ट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 4.139 पर। The auditor is verifying aging of trade payables. He is reperforming the controls which was mandated by the management. Right? जो मैनेजमेंट कर रहा है वो फिर से रीपरफॉर्म कर रहा है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2। CA Suryagiri is conducting audit of an entity. During the course of audit, she has made oral inquiries from head accountant regarding preparing of bank reconciliation every month as has been laid down by the management। CA सूर्य गायत्री जो है, राइट, वो ऑडिट कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बीआरएस के बारे में उन्होंने पूछ लिया, बैंक रिकंसिलिएशन किस तरह से होता है, इंक्वायरी कर ली, तो पता चला कि वो एवरी मंथ मैनेजमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से एवरी मंथ बीआरएस बनाया जाता है। Discuss whether inquiries as stated above would provide satisfaction to her that control in respect of preparing bank reconciliation statement have operated effectively। तो क्या वो जो सिर्फ इंक्वायरी की गई, तो वो क्या बराबर है कि बैंक रिकंसिलिएशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो बराबर होंगे, उसको मानने के लिए वो बराबर है? तो नहीं, सिर्फ इंक्वायरी है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता, उसके साथ दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी जरूरी है। समझने के लिए इंक्वायरी इज फाइन कि चलो बीआरएस के लिए ये कंट्रोल्स है, बट वो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेड है या नहीं, वो देखना रहेगा। राइट, तो सिर्फ इंक्वायरी नहीं चलेगी, उसके साथ दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करनी नेसेसरी रहेगी। तो उसका आंसर देखते हैं। इंक्वायरी alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence of the absence of a material misstatement at the assertion level, nor of the operating effectiveness of controls। ना ही misstatements है या नहीं वो जानने के लिए, ना ही controls operating effective है या नहीं वो जानने के लिए सिर्फ इंक्वायरी नहीं चलेगी। Mere inquiry does not lead to obtaining of sufficient appropriate audit evidence. In the instant case, CA Surya Gayatri should verify whether proper bank reconciliation have been carried out monthly as stipulated by management। Only then she can be satisfied about operating effectiveness of controls in this regard। उनको खुद चेक करना चाहिए, खुद वो रिपरफॉर्म भी कर सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। अगर वो करेंगे तभी उनको वो कंट्रोल्स के ऊपर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है वो जज कर पाएंगे। राइट, सिर्फ इंक्वायरी नहीं चलेगी। चलिए अब नेक्स्ट जो थर्ड टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो देखते हैं। अ कंपनी has stipulated a control that reconciliations of its records showing quantitative details of its property, plant and equipment are carried out at a regular intervals with physical verification of such items। जो कंपनी है उनका कंट्रोल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स के ऊपर वो रिकॉर्ड भी बनाते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं।
The auditor has found that such reconciliations are being carried out as stipulated, और वो जो रिकॉर्ड है और फिजिकल वेरिफिकेशन है उसका रिकंसिलिएशन भी करते हैं, और ऑडिटर ने देखा कि वो रिकंसिलिएशन जिस तरह से उन्होंने बताया है उसी तरह से हो रहा है. Discuss whether the above factor increase reliability of other internally generated evidence within the company relating to the existence of such item. तो क्या ये कंट्रोल्स अगर अच्छा है तो उससे दूसरे जो एविडेंसेस इंटरनली जनरेटेड एविडेंसेस है उसके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी रिगार्डिंग दिस आइटम्स. तो हाँ, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव, देन इंटरनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल. ये जनरलाइजेशन ऑफ एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस रिलायबिलिटी के बारे में था, उसमें हमने ये पॉइंट समझा था. राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं. The management is carrying out reconciliations of items contained in property, plant and equipment records with physical verification of such items at regular intervals. It means that control in this regard have operated effectively. राइट, वो मैनेजमेंट है वो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं और उनका रिकंसिलिएशन प्रॉपर्ली करते हैं. The reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance, imposed by the entity are effective. Simple. चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ जो क्वेश्चन है. ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 आपको दिया है पेज नंबर 4.67 पर. A company has stipulated a control through its automated software that interest at 12% per annum is charged in case of those customers who fail to make payment within a month of a sell transaction. कंपनी के पॉलिसी कंट्रोल ऐसा है कि जो कस्टमर जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. सॉफ्टवेयर में ही ऐसा कंट्रोल बनाया गया है. The internal auditor of the company finds that during a certain period, software has failed to charge interest due to certain technical glitches. ऑडिटर ने ऐसा देखा कि वो सॉफ्टवेयर है. किस ऑडिटर ने? इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि वो सॉफ्टवेयर है उसमें कई बार ग्लिच आती है तो कुछ पीरियड में वो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं करते हैं. Does reporting of above situation fall in domain of internal auditors work? Yes. ये इंटरनल ऑडिटर का काम है कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं या नहीं. तो इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करना इंटरनल ऑडिट के फंक्शन में कवर अप होता है तो उसके डोमेन में आएगा और उसका रिपोर्टिंग करना चाहिए. इसका आंसर देखते हैं. One of the functions of internal auditor includes responsibility for reviewing controls, evaluating their operation and recommending improvements thereto. तो वन ऑफ द फंक्शन है कि इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन ऑपरेशन बराबर है या नहीं इवेल्युएट करना है और उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है या फिर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो बता सकते हैं. इन द गिवन केस इंटरनल ऑडिटर हैज फाउंड दैट कंट्रोल्स रिलेटिंग टू लेविंग ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट हैव नॉट बीन ऑपरेटेड. The system has not levied stipulated interest in respect of certain period. It can result in loss of income for the company and improper financial reporting. Such a matter definitely falls in the domain of reporting by the internal auditor. अगर वो इंटरेस्ट प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करेगा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी गलत होगा और लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होगा. तो ये इंटरनल ऑडिटर के डोमेन में आता है और उसको रिपोर्ट करना ही चाहिए. सिंपल. चलिए अब देखते हैं फिफ्थ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन जो दिया है. C.A. Sukesh is external auditor of an entity. He comes to know that there is also an internal auditor in the entity. C.A. Sukesh है वो external auditor है और उनको पता चलता है कि internal auditor भी है इस entity में. However, he finds that internal auditor is not reporting directly to higher echelons of the management. पर उसे ऐसा पता चलता है कि इंटरनल ऑडिटर है वो हायर एक्लॉन्स मतलब कि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं. C.A. Sukesh has also assessed risk of material misstatement to be high. और उसे लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है. डिस्कस वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर C.A. Sukesh to rely upon work of internal auditor extensively in above situation. तो क्या इस केस में C.A. Sukesh को इंटरनल ऑडिटर के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए? तो नहीं. हमें कुछ सिचुएशंस दी गई थी कि जहां पर ऑडिटर को कम रिलाई करना चाहिए इन केस टू इंटरनल ऑडिटर. जब भी जहां पर जजमेंट ज्यादा हो या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा हो या फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो पाएगी. उसमें पॉइंट था कि एक फैक्टर ऐसा था कि TCWG को वो रिपोर्ट करते हैं या नहीं, मतलब हायर अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करते हैं या नहीं, वो मैटर करता है. तो वहां पर यहाँ पर जो ये केस दिया है इसमें वो रिपोर्ट नहीं करते हैं हायर मैनेजमेंट को, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. और जो फोर्थ पॉइंट था कि वो लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है.
तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो वहां पर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कम रिलाई करना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। In the given case, the organizational status of internal audit function is not commensurate with his duties. He is not reporting directly to higher echelons of management. वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस के हिसाब से वो बराबर नहीं है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्योंकि वो हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। It shows that such function is not given its due importance in entity. उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। Since risk of material misstatement has also been assessed as high by CSU case, both the above factors suggest that he should not rely upon work of internal auditor extensively. Clear? चलिए अब देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का 6th क्वेश्चन जो दिया हुआ है। An auditor, while conducting audit of an entity, has selected samples based upon his personal experience and knowledge. Later on, it turns out that selected samples were not representative and it has led to faulty selection of samples. Auditor है वो अपने पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच, राइट। और बाद में पता चलता है कि वो सैंपल्स है वो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन नहीं थे और उसमें फॉल्टी सिलेक्शन हुआ था। The auditor contends that samples were selected based upon his personal experience and knowledge. Can auditor escape from his responsibility in this regard? वो बोलता है कि भाई मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर किया था, इसलिए ये गलती हो चुकी। तो क्या ये चलता है? नहीं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो या फिर नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो यहाँ पर नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच भले लिया, बट वो सैंपल तो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो गलत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ही रहेगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। In the provided situation, the auditor has selected samples based upon his personal experience and knowledge. It is a case of non-statistical sampling approach adopted by the auditor. Simple. Whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. This means that it must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब क्लोजली सिमिलर होना चाहिए पॉपुलेशन से। हाँ, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, राइट, बट क्लोजली सिमिलर तो होना ही चाहिए। तो ऑडिटर कैन नॉट एस्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। नॉन स्टैटिस्टिकल है या स्टैटिस्टिकल, वो सैंपल्स तो रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन होने ही चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ऑडिटर भाग नहीं सकता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का 7th क्वेश्चन। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 आपको दिया है पेज नंबर 4.75 पर, नीचे दिया हुआ है। The audit procedures performed so far by the auditor of a company indicate that there is a possibility that a company has not disclosed all material litigation cases involving the company. Does such a situation warrant direct communication by the auditor with external lawyer of the company? Audit procedure की auditor ने उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है उन्होंने सारे ही लिटिगेशन क्लेम्स थे वो सारे ही नहीं दिखाए हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो क्या इस केस में ऑडिटर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है एक्सटर्नल लॉयर के साथ? तो हाँ, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि उन्होंने सारे लिटिगेशन क्लेम्स दिखाए हैं या नहीं, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। As per the requirements of SA 501, if the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claims that have been identified, or when audit procedures performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall seek direct communication with the entity's external legal counsel. जब risk of material misstatement ज्यादा लगे या फिर litigation claims ऐसा लग रहा है कि जितने दिखाए हैं उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लग रहा है, तब वो direct communication कर सकते हैं। The above situation warrants direct communication with companies standing external lawyers, right? क्योंकि यहाँ पर सारे ही ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि कुछ लिटिगेशन क्लेम्स नहीं दिखाए हैं, राइट। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अलाउड है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 आपको दिया है पेज नंबर 4.86 पर। CA Jignesh Desai is in midst of audit of a company. The company is a fairly large one and has a well-functioning internal audit department. Midst मतलब middle of that audit, right? तो CA जिग्नेश देसाई है, वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, राइट। और यहाँ पर काफी अच्छा लार्ज कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है।
While considering sending out external confirmation request to trade receivables outstanding as on the date of financial statement, he has delegated the process of choosing trade receivables, designing request, and receiving responses from customers to internal audit department. जब उन्हें ट्रेड रिसीवेबल के पास से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें, डिजाइनिंग ऑफ द रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेड रिसीवेबल को ये कंफर्मेशन भेजना है, राइट, उसके रिस्पॉन्स भी वो इंटरनल ऑडिटर ही रिसीव करेंगे। इस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें डेलीगेट कर दी। The responses are also received on the mail ID of internal audit department. Is approach of CA Jignesh Desai proper? तो ये एक्चुअली बराबर नहीं है, क्योंकि SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से कंफर्मेशन किसको भेजना है, चूजिंग द पार्टी, डिजाइनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, और रिसिप्ट है जो कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स है वो ऑडिटर को ही, एक्सटर्नल ऑडिटर को ही मिलना चाहिए, वो और कोई रिसीव करेगा तो वो नहीं चलेगा, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन procedure, the auditor shall maintain control over external confirmation request, including determining the information to be confirmed or requested, कौन सी information मंगवानी है, confirm करवानी है, selecting the appropriate confirming party, कौन सी confirming party रहेगी, designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and obtain written confirmation for responses to be sent directly to the auditor, डिजाइनिंग ऑफ रिक्वेस्ट किस तरह से रहेगा और वो डायरेक्टली किस तरह से ऑडिटर को रिसीव किया जाएगा, एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी, और वो रिक्वेस्ट भेजना और उसका फॉलो अप लेना, सब कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर को ही देखना रहेगा। In the given case, it appears the external auditor has delegated entire work of sending out external confirmation request to internal audit department, over which he has no control. उन्होंने सारी ही चीजें इंटरनल ऑडिटर को बता दी है कि उन्हीं को करना है, राइट, कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल ऑडिटर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। फर्दर, रिस्पॉन्सेज टू external confirmation request are received on mail ID of internal audit department. All these texts are not in line with the requirements under SF505. और वो जो सारे रिस्पॉन्सेज भी इंटरनल ऑडिटर को ही रिसीव हुए, जो SF505 के हिसाब से नहीं हुआ है, गलत चीज हुई है, राइट, तो ये बराबर नहीं था। चलिए अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 देखते हैं। On reviewing schedule of trade receivables of a company, CA Mary finds that in respect of one outstanding balance, the CFO of the company is not willing to allow her to send external confirmation request due to the reason that sending out such request could spoil precariously placed business relations with the customer. जो ट्रेड रिसीवेबल के लिए सीए मेरी है वो कंफर्मेशन भेजना चाहती थी, बट सीएफओ ऑफ द कंपनी ने एक कस्टमर को ये कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया, कि बोला कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो स्पॉइल हो सकती है। ऑन फर्दर इंक्वायरी, she finds out that there is a dispute going on with the company relating to some quality issues of goods sent to the customer and matter is sub judice. ज्यादा इंक्वायरी करी तो पता चला कि वो कस्टमर के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है कि कुछ क्वालिटी मैटर होगी, जो कंपनी ने गुड्स भेजे होंगे तो वो क्वालिटी उनके हिसाब से नहीं होगा, कस्टमर के हिसाब से, तो कोई केस वेस चल रहा होगा, और वो अंडर जुडिशियल मैटर भी है। Efforts are also being made by the company for out of court settlement. इसके लिए कंपनी है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी एफर्ट्स कर रही है। Reviewing correspondence with the customer, she finds that issue is near resolution and no fraud risk factor exists. उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए तो पता चला कि ये नियर टू सेटलमेंट है, कि खत्म होने को ही है ये मैटर, और कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है। इज अनविलिंगनेस ऑफ सीएफओ जस्टिफाइबल, क्या ये जो अनविलिंगनेस है सीएफओ की वो जस्टिफाइबल है या नहीं? हाँ, जस्टिफाइबल है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन खराब हो सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर जो सीएफओ का जो रीजन उन्होंने दिया है वो जस्टिफाइबल है। उसके लिए हमने अदर ऑडिट प्रोसीजर मतलब देख भी लिया कि चलो वो जो बता रहे हैं उसके ऑडिट एविडेंसेस भी देख लिए तो बराबर है। यहाँ पर हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं अगर हमें रिलेवेंट लगेगा तो। In terms of requirements of SF505, if management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, the auditor shall inquire as to management's reasons for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. जब भी अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है, रिफ्यूजल है कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, तो वो क्यों मना कर रहा है वो इंक्वायरी करेंगे और उसके रिलेवेंट हम ऑडिट एविडेंसेस भी ऑब्टेन करेंगे। A common reason advanced is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the intended confirming party, the resolution of which may be affected by an
अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर उनसे कब रिजोल्यूशन होगा और फिर कब हम कंफर्मेशन भेजेंगे तो वहां पर टाइम कंस्ट्रेंट आ सकता है। फर्दर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट, कीपिंग इन व्यू अनविलिंगनेस ऑफ सीएफओ इज जस्टिफाइबल, और यहाँ पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नहीं लग रहा है तो सीएफओ का जो अनविलिंगनेस टू अलाउ टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज जस्टिफाइबल। सिंपल। चलिए तो अब लास्ट जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है वो देखते हैं 10th। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.115 पर। An auditor of a company intends to apply analytical procedure for verifying revenue. Discuss any two analytical procedure which may be performed by auditor relating to revenues. Revenue के बारे में हम क्या ही एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स आपको देने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। Analytical procedure in relation to revenue can include comparing revenue of current year with previous year and investigating significant fluctuation। इस साल के रेवेन्यू को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इसमें चेंजेस वेरिएशंस क्यों है। कंपेयरिंग रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर विद बजटेड टारगेट्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन, इसको बजट के साथ रेवेन्यू को कंपेयर कर सकते हैं और उसमें वेरिएशन क्यों है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। राइट तो ये सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस थे। होप आपको भी ये समझ में आ गए होंगे। राइट तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।